Student, myself Suren sir as a physics teacher. Dear student, today I will teach you exercise 3, question number 3 and chapter number 3 electricity of standard 12 physics subjects. To see the question, question number 3 is given that their resistance 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm and are combined in the series. What is the total resistance of the combination? कहने का मतलब we want to say that कि what is the total resistance in series combinations of the resistors. तो we know very well कि resultant resistance of series combination क्या होता है वो हम निकालेंगे फर्स्ट में. And second question have given that if the combination of connected is to a battery to EMF is given that, मतलब वोल्टेज दिया गया है, एप्सिलॉन दिया गया है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स 12 वोल्ट गिवन दैट है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस को हमें नेग्लिजिबल समझना है. तो ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए पे जाते हैं. तो ए का जो सोल्यूशन है वो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशंस. तो वी नो इन सीरीज कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या है आपको भी बताना है. सीरीज ओके, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस. सपोज दैट ये R है तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू वी कैन से R1 प्लस R2 प्लस R3. And in your question have given that 3 resistance, you can substitute these values. Suppose that R1 is 1 ohm, so 1 plus 2 plus 3, so what we can get 6 ohm. तो equivalent resistance क्या मिला हमें, 6 ohm नहीं मिल गया. तो ये this is the answer of first question. This is very easy. If you know what is the equivalent resistance in series, so easily you can get the answer. Okay. In B question I have given that कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड टू बैटरी, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यूज दी गई है, कितना है 12 वोल्ट है. ओके, एंड टू द इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नेग्लिजिबल कह सकते हैं तो दिया गया है. तो ऑब्टेन द पोटेंशियल अक्रॉस टू ईच रेजिस्टर्स. तो हमें V दिया गया है, R हमें पता है, वी नो. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा. तो V इक्वल टू IR होता है, जैसा कि हमने ओम्स के द्वारा बाई ओम्स लॉ के द्वारा हम कह सकते हैं, बाई ओम्स लॉ, ओम्स के लॉ के द्वारा हम ये V इक्वल टू IR कह सकते हैं. और यहाँ पे B की जगह पे हम ये इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं. तो क्या लिख सकते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल V निकालना है फॉर किसके लिए निकालना है, रिजल्टेंट के लिए. यहाँ पे हमें बताया गया एंड द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टर्स. तो ईच रेजिस्टर्स में क्या R1 के लिए निकालना है, R2 के लिए निकालना है, R3 के लिए निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है V1 V2 V3. अगर यहाँ पे हम बात करें तो V इक्वल टू IR होता है और इसके बेसिस पे इक्विवेलेंट हमें रेजिस्टेंस तो हमें पता है और इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं. तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं यहाँ पे. और V एप्सिलॉन के बराबर है तो इसको हम क्या 12 लिख सकते हैं, 12 वोल्टेज. और जो हमारा EMF है, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं इसलिए पोटेंशियल के बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज के ही बराबर होगा. क्यों होगा, क्योंकि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, मतलब नेग्लिजिबल है, बहुत कम है. तो उसको इग्नोर करेंगे तो हम उसकी जगह पे एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे B लिख सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा. अब यहाँ पे इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता ही है, तो कितना हो गया ये 2 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो गई. तो हम I इक्वल टू क्या गेट कर रहे हैं, 2 एम्पियर करंट. ओके, अब हमें क्या निकालना है कि ये तो हमें मिल गया करंट, बट वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टर. तो लिखिए क्या लिखना होगा हमें, पोटेंशियल ड्रॉप्स या वोल्टेज ड्रॉप, जो भी लिखना है लिख सकती हो, पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस किसके, R1 रेजिस्टेंस वी गेट
हमें क्या मिलेगा, वी नो V1 कितना है, यू नो वैल्यू ऑफ I अभी निकाला है 2 ओम, तो 2 इंटू R1 कितना है 1 ओम है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेम वे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 रजिस्टर या रेजिस्टेंस वी गेट, तो उसके लिए क्या होगा V2 इक्वल टू आएगा IR2, तो I कितना है 2 है, R2 की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज को निकालेंगे। अभी अब तीसरा हमें बताना है, ईच रजिस्टर के लिए बताना है, इसलिए तीसरा जो रेजिस्टेंस है उसके लिए पोटेंशियो क्या होगा, तो लिखिए वोल्टेज अक्रॉस R3, लिख दो अक्रॉस ड्रॉप अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस है R3, रेजिस्टेंस वी गेट, क्या लिख सकते हैं हम B2 इक्वल टू IR2, और I की वैल्यू कितनी है, हाँ बोलिए, हाँ 2 वोल्ट, और R3 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि हमने तीसरे वोल्टेज निकाले हैं। तो R3 की वैल्यू क्या है, ये है, ये R2 है, ये R1 है, तो कितना लिख देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, तो V3 कितना होगा 6 वोल्ट। तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज गेट कर ली। V1 की वैल्यू आ गई है 2 वोल्ट, V2 की वैल्यूज है 4 वोल्ट, और V3 की वैल्यूज है 6 वोल्ट। तो हमें निकालना तो कुछ था नहीं एक्चुअली, अगर हमें फार्मूला पता है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, और जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया सीरीज में, तो इसकी वैल्यूज V इक्वल टू ओम्स लॉ से हमने V इक्वल टू IR1 और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरह से ईच रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज है हमें मिल गया, क्या कितना आया 2 वोल्ट और 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है, नो, ओके, राइट डाउन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 पार्ट हैं A एंड B। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखा गया, 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर द कंबाइंड विथ इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशंस है, एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस। हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताना है। तो कैन यू से इन पैरेलल combination पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कौन बताएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, एनीवन, क्या होता है। सपोज दैट हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R है 1/R इक्विवेलेंट, इक्वल टू क्या आएगा, कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास 3 हैं, ये R1 है, तो ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेजिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। गुड, अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो लिख दो, R1 की जगह पे क्या है 1/2, R2 की जगह क्या है 1/4, ठीक है, और R3 क्या है 1/5। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 20, तो 2 10 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, और 5 4 जा 20 होता है, कितना हो जाएगा ये 19/20। वेरी गुड, तो ये क्या है 1/R इक्विवेलेंट, ये पैरेलल में इक्विवेलेंट है, लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्यू की वैल्यू कितनी आएगी 20/19 क्या ओम,
तो पैरेलल में जो ए की वैल्यूज है वो कितनी आई, 20/9 ओम। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशंस में टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है, ये फार्मूला ही है, और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे आपने किया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चले आगे बढ़े बी पार्ट में। यस ओके, तो अब हम बी पार्ट में पहुंचते हैं। ये तो एक था और इसकी वैल्यू आई है 20/19 ओम आया है। बी में बताया गया है जो गिवन दैट है वो हमें लिखना है। क्या दिया गया है, यहाँ पे बताया गया कॉम्बिनेशन टू द कनेक्टेड टू बैटरी ईएमएफ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। कहने का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जो एप्सिलॉन है वो बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 20 वोल्ट है। ये गिवन दैट है, क्या है, गिवन दैट। ओके, V इक्वल टू 20 वोल्ट है। और क्या दिया गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम निकाल ही चुके हैं। आर क्यू की वैल्यू कितनी थी 20/19 क्या ओम, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स के अनुसार क्या था, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। हमें निकालना क्या है, B पता है, I पता है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है किसका, R1 R2 का, और रिजल्टेंट भी निकाल। तो I क्या हो जाएगा, V/R। B की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है। रिजल्टेंट टोटल कितना होगा, 20/19। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे लिखते हैं। तो I इक्वल टू हमारा आएगा 20/19/20। 19 ऊपर चला जाएगा, 20 कैंसिल हो गया, कितना होगा 19 एम्पियर। कहने का मतलब I इक्वल टू कितना आया, 19 एम्पियर। आपको पता है कि अगर पैरेलल कनेक्शन होता है तो वहां पे वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो उसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है R1 R2 R3 के लिए। तो लिखिए क्या निकालना है, ये लिखा करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो लिखिए देन करंट थ्रू रजिस्टर V/R1 होगा। तो R1 के लिए करंट क्या होगा, I1 होगा। तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे, वोल्टेज कितनी है हमारे पास फिक्स है 20 है, और रेजिस्टेंस कितना है, कितना है बोलो, रेजिस्टेंस R1 कितना दिया गया है, 2 ओम है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे तो आ जाएगा 10 एम्पियर। तो कहने का ये मतलब है हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 एम्पियर। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन हमारे पास रजिस्टर कितने हैं, टोटल 3 है। तो हम 3 का निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे और तीसरे का निकालेंगे। तो हमें तो टोटल करंट तो हमें मिल गया कितना है, 19 है, और इसके पहला ही भी मिल गया। अब सेकंड निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे, करंट थ्रू, किसके थ्रू बताना है, R2 रजिस्टर, R2 रजिस्टर। ओके, वी गेट क्या मिलेगा, हमें चाहिए I2, B कांस्टेंट रहेगा और ये R2 होगा। तो B की वैल्यू कितनी है, 20 है, R2 की वैल्यू 4 है, कितना हो जाएगा 5। तो I2 कितना हो गया, कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग, I2 की वैल्यू कितना होगा 5 एम्पियर। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब दूसरा बताइए, आप ही खुद बताएंगे। करंट क्या लिखे, हाँ सिमिलरली, हाँ क्या लिखे, करंट थ्रू, स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा R3 रजिस्टर, क्योंकि आप स्टेटमेंट नहीं लिख पाओगे, डायरेक्ट लिख दोगे तो मार्क कट जाता है। तो वी गेट क्या लिखे, I3 आएगा, तो I3 क्या हो जाएगा, B/R3। B की वैल्यू आपको पता है कितना है,
बी की वैल्यू तो अभी हम निकाले थे, कितना था, 20 था, ये बुक में भी दिया है, कहाँ गया, ये है। तो क्या लिखेंगे, 20/R3 कितना है, 5, तो ये हो गया 4, तो कितना होगा, 4 एम्पियर। तो ये I3 की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। तो इस तरह से हमने ईच डिटरमाइन द, यहाँ क्वेश्चन कहा गया है डिटरमाइन द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, तो तीनों रजिस्टर की करंट आ गई। I1 10 है, I2 5 है और I3 4 है। और पूछा गया है कि टोटल करंट ड्रॉन द बैटरीज, तो ये है 19 एम्पियर है। तो इस तरह से बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और ए पार्ट में हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना था। कौन सा फार्मूला लगाना था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लगाना था, जो जिसकी वैल्यू थी 1/R=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R/3। और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, इसलिए यहाँ पे हर एक फार्मूले में जो हमने ईच निकाला अलग अलग, वहां पे वोल्टेज BC लिया गया है और वो कांस्टेंट है। इस तरह से आंसर आ गया। ओके, इट्स क्लियर, यस, तो गुड। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 3 का। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यू कैन सी। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखना है, समझना है। एट द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग ऑफ एलिमेंट इज 100 ओम। कहने का मतलब जो दिया गया वो आप लिख सकते हो, गिवन दैट, क्या क्या दिया गया, तो गिवन दैट लिखते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। यहाँ पे क्या दिया गया, टेम्परेचर दिया गया, T1 दिया गया, T1 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। और जो इनिशियल मतलब रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स इस कितना ओम है, 100 है। तो कहने का मतलब R1 दिया गया है, कितना है, 100 ओम है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, हमें वो टेम्परेचर बताना है, फाइनल टेम्परेचर T2 बताना है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फाउंड इज कितना, 117, कहने का मतलब जब R2 की वैल्यूज 117 ओम हो तो हमें T2 की वैल्यूज बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, T2 की। जहां पे गिवन दैट क्या दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ रजिस्टर, इसके बाद दैट कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू दी गई, कितना है, 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री कोलम डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो ये सारी चीजें हमें देनी है। हमें निकालना क्या है, T2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला, थैंक यू याद होगा फॉर आपको, वॉचिंग। निकाल पाओगे। हमने एक फार्मूला बताया था चैप्टर नंबर 3 में जब पढ़ा रहे थे। और उसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो कि वहां पे हमने बताया है आपको कि कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में एक फार्मूला था, वो लिख सकते हो आप। R2 इक्वल टू, हाँ याद आया क्या भी, कुछ याद आया, R1 अब याद आया, हाँ तो क्या आएगा, R1 इक्वल टू क्या था, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, यही था, डेल्टा T नहीं था, क्या था, T2 माइनस, वेरी गुड, तो डेल्टा T वही तो है। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे राइट साइड में, डेल्टा T इक्वल टू क्या है, T2 माइनस T1। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, हम डायरेक्ट इसको ना लिख करके हम ऐसे लिखेंगे जैसा आप लोग बोल रहे हो, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 क्या है, डेल्टा T ही तो हुआ। तो ओके, क्लियर हुआ ना। हमें निकालना क्या, T2 निकालना है। तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर दे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या R2/R1 हो जाएगा, ठीक है। छोड़ो ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर इसके बाद करो। तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस ये क्या आ जाएगा, R1 अल्फा T2 माइनस T1। ओके, सही है। तो इसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। हमें निकालना क्या है, T2। तो बस तो इसको हम ले आएंगे इस साइड में, बाकी को उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान क्या लिखें, R1 अल्फा, या फिर अल्फा R1, जो भी लिखो, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, क्लियर ना। हमें क्या चाहिए, T2 चाहिए, तो T1 को उधर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जहां पे डाउट लगे तुरंत बताना, जिससे क्या है कि तो आपको डाउट ना रहे। तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपान अल्फा R1 प्लस T1।
ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे वी विल सब्स्टिट्यूट द ऑल वैल्यूज, सब वैल्यूज हमें पता है। R2 की वैल्यू कितनी थी? 117, वेरी गुड। R1 कितना था? R1 कहाँ? ये R2 है ना, R1 कहाँ है? ये है। T1 कितना है? ये है। ओके, और T2 हमें निकालना है, कोफिशिएंट अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये है। लिख देंगे अब सब वैल्यू से, बोलो कितना होगा? 100, और अल्फा की वैल्यू है 1.7 10⁻⁻⁴, और R1 है 100 प्लस कितना है? T1 27। ओके, कैलकुलेशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, 117 माइनस 100 कितना होगा? 17, और इसको क्या लिख सकते हो? 17 इंटू 10⁻⁻3। देखो इसको हम यहाँ लेके आए, ठीक है, और प्लस 27 है। अब इसको ले जाओगे, इससे से कैंसिल हो गए। अब 10⁻⁻3 को ऊपर ले जाओगे, 10⁻³ हो जाएगा, प्लस 27। ये पावर में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस कितना होगा बोलो? या नीचे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसके नीचे? नहीं लिख सकते? चलो ठीक है, अब नहीं लिख सकते तो फिर आगे इधर ही लिखते हैं। और क्या लिखेंगे आपको ही बताना है। T2 के आगे हम क्या लिखेंगे? ऐड कर देंगे, तो T2 इक्वल टू क्या आएगा? 1000 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बहुत डिफिकल्ट है? नहीं है, लेकिन फार्मूले अगर नहीं याद है तो फिर टफ है ना, हम नहीं समझ पाएंगे कौन सा फार्मूला लगाना है, तो फिर नहीं आएगा ना। फार्मूला तो याद ही है, लेकिन कंफ्यूजन क्या हो रहा था आप बता नहीं पा रहे थे। ओके, तो फार्मूला ध्यान दो, क्या क्वेश्चन में दिया गया वो हमें ध्यान से समझना है, और उसके बाद उसकी वैल्यूज वहां पे पुट कर देनी है, और इस तरह से आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है अभी कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम लगता है? नहीं लगता ना, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। और उसकी यूनिट जरूर लिखिए आप लोग, ठीक है, टेम्परेचर की। तो इस तरह से 1027 डिग्री सेल्सियस हो गया, लिख डाले आप लोग। हैव यू रिटन? ओके, इट्स क्लियर? ओके, थैंक यू।